PYQ सीरीज़ कर रहे हैं जो कि विभिन्न पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। अभी बीपीएससी का 64th बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि विभिन्न पीसीएस के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे और साथ में जनरल कंपटीशन के लिए भी उपयोगी होंगे। जनरल में जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है, या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं जहां सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और हम लोग सेक्शन वाइज भी अलग से भी कर रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री का अलग से, ज्योग्राफी या अन्य सब्जेक्ट जैसे साइंस वगैरह सब कुछ करेंगे, लेकिन फुल लेंथ भी करते चलेंगे ताकि एक साथ सारे सब्जेक्ट का रिवीजन होता चले। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। करेवास मृत्तिका जो जाफरान क्या है? तो केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कहाँ पे? तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है तो कश्मीर हिमालय में। ठीक है, ये आंसर होगा। करेवास मृत्तिका कश्मीर हिमालय में पाई जाती है जो अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। करेवास मृत्तिका जाफरान या केसर के उत्पादन के लिए उपयोगी है। उल्लेखनीय है कि करेवास मृत्तिका अर्ध समेकित मिट्टी होती है जो तलहट, टेरेस, पठार और चट्टानों के रूप में कश्मीर हिमालय बेसिन में पाई जाती है। इस मिट्टी में बादाम, आड़ू, अखरोट आदि भी उगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, लगभग कितना था नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत? तो 31% था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना? तो 31%, 31%। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर होगा। और जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 31.16% था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% था और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 2011 के अनुसार तो 68.84% था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 31.16% ये नगरीय जनसंख्या था भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार, और ग्रामीण जनसंख्या कितना था? तो 68.84% था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं अभी, मतलब कि जब तक जनगणना नेक्स्ट नहीं हो जाता है, 2027 में होना है, मतलब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा 2027 मार्च वर्ष तक, तो उसके पहले तक ये इस चीज़ के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार ही। ठीक है, नगरीय कितना? तो 31.16, और ऐसे लगभग में देखा जाए तो 31%। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, तो महिला साक्षरता दर कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी तो 65.5% थी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। महिला साक्षरता कितनी थी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 65.5% थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंसस का अलग से भी करेंगे। ठीक है, जो कि बिहार स्पेशल भी, और जो मतलब कि बिहार का भी, स्टेट का भी, और अलग से इंडिया का भी करेंगे। ठीक है, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। ठीक है, और ऐसे भी जो भी अभी तक वीडियो आ चुके हैं अलग अलग सेक्शन का भी, हिस्ट्री एवं ज्योग्राफी एवं अन्य भी जो भी आएंगे वो सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है, लेक्चर के अनुसार 1 2 3 करके ऐसे सब मतलब किया हुआ है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको जा कर के ठीक से करें। और करना ज़रूरी भी है क्योंकि सेक्शन वाइज भी करेंगे और फुल लेंथ भी करेंगे, इससे
तैयारी मतलब अच्छे से होता चलेगा। ठीक है। भारत के जिन राज्यों में से किस भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो चादरी अभ्रक के उत्पादन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको लिख करके दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो वो थे काका साहब कालेलकर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो वो थे काका साहब कालेलकर। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं हो जाना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कितने से कम का नहीं? तो 30 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के लिए कितने? तो 30 वर्ष से कम का नहीं, और लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष से कम का नहीं। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 बी के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अनुच्छेद 84 बी के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्य विधान सभाओं के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष अनुच्छेद 173 बी है। ठीक है, मतलब राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु मतलब कि राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष अनुच्छेद 173 बी में ऐसा बोला गया है। और राज्य विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ठीक है, डिटेल्स को ध्यान रखेंगे। लोकसभा में सदस्य चुनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और राज्यसभा में कितनी? तो राज्यसभा में 30 वर्ष। और स्टेट में आएंगे तो स्टेट में जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब उसको बोलते हैं विधानसभा, राज्य विधानसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनके लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्य विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, डिटेल्स को ध्यान रखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो किसके द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो वो है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। सी आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। ध्यान रखेंगे
किस अनुच्छेद में है? तो 155 के अनुसार। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 2 अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। प्रथम यह कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा क्या अर्हता होगा? तो वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, मतलब जो राज्यपाल नियुक्त होना होगा वो तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, ये अर्हता है। और उल्लेखनीय है कि राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भी स्थानांतरित किया जा सकता है, और एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का पदभार भी दिया जा सकता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया जाता है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो किसमें अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो वो था अनुच्छेद 330 में। ठीक है, अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 330 में। ये आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। ध्यान रखेंगे। और वहीं अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, और अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, डिटेल्स को ध्यान रखेंगे क्योंकि आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति क्या है? तो राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। ठीक है, संसद में कौन कौन होते हैं शामिल? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, और 2 कौन कौन है? तो लोकसभा और राज्यसभा भी। भारत के राष्ट्रपति को राज्य प्रमुख माना जाता है, इसलिए उसे संघ का कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। दोनों सदन प्रस्तावित बिल को पारित करते हैं तथा यह बिल राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अधिनियम अथवा कानून बन जाता है। ठीक है, डिटेल्स को देखते चलेंगे ठीक से। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को निर्देश देता है पंचायत के गठन के लिए? तो वो है अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 है। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो कब जमा किया था? 1987 में। ठीक है, 1987 में। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? कब? तो 1987 में अपना प्रतिवेदन जमा किया था।
सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए जून 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, सरकारी आयोग का गठन रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किया गया था। आयोग के अन्य सदस्यों में श्री बी शिवरमन कैबिनेट सचिव थे, डॉक्टर एस.आर. सेन तथा राधा सुब्रमण्यम शामिल थे। आयोग ने अनेक अध्ययनों, सूचनाओं तथा चर्चाओं के बाद 1600 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट 27 अक्टूबर 1987 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी सरकारी आयोग ने। डिटेल्स ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, काफ़ी रिपीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो 2000 में आया था। ठीक है, बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था 2000 में, 2000 में। सी आंसर हो जाएगा। झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है जो 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण हिस्से का विभाजन कर झारखंड को एक नया राज्य बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। ए आंसर हो जाएगा 280 में। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में किया गया है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। वर्तमान ये पहले के हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये पद धारण करते हैं। कौन? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको भारत के महान्यायवादी भी बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 4% का विकास दर का। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 4% का रखा गया था कृषि एवं सहायक क्षेत्र में विकास का। ठीक है, औसत वार्षिक विकास का दर का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, कृषि और सहायक क्षेत्र का 4% रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक कार्यकाल था, लेकिन बीच में ही 2015 में नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 4% का कृषि और सहायक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो नीति का NITI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, भी आंसर हो जाएगा नीति का फुल फॉर्म। ठीक है, नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसका भारत सरकार द्वारा गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। ठीक है, नीति आयोग भारत सरकार का एक क्या है? तो थिंक टैंक है, जिसका उद्देश्य आर्थिक नीति निर्माण हेतु देश के राज्यों को शामिल करते हुए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश एवं राज्यों को सहायता एवं मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। भारत के प्रधानमंत्री जो होंगे वो इसके पदेना अध्यक्ष होते हैं तथा इसके अस्थायी सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अस्थायी सदस्यों में कौन कौन? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा दिल्ली व पुदुचेरी को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल अथवा प्रशासक शामिल होते हैं। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी तो इसमें जो मुख्यमंत्री होंगे वो शामिल होंगे और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनके उपराज्यपाल अथवा प्रशासक शामिल होंगे। नीति आयोग के अभी तो कोई और होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की नीति मेकिंग इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, तो ये भी सही होगा। मेक इन इंडिया में लाल फीताशाही को हटाना, ये भी हो जाएगा। विनिर्माण की लागत को कम करना, ये भी हो जाएगा। उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, तो ये भी होगा। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य। ठीक है, नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना भी होगा, लाल फीताशाही हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना और उत्पादन को प्रभावी बनाना, ये भी हो जाएगा। तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य इनमें से एक से अधिक होगा, तो ई आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य रोजगार सृजन तथा कौशल विकास को प्रोत्साहन देना है तथा भारत को विनिर्माण का ग्लोबल हब बनाना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 25 क्षेत्रों को लक्षित करते हुए तैयार किया गया। इसका संचालन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मेक इन इंडिया के उद्देश्यों में दिए गए उपयुक्त कथनों में से एक से अधिक सही है। ठीक है, इसलिए ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? ठीक है, औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है इनमें से, तो मेक इन इंडिया भी है, प्रोत्साहिकी तो है ही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे तो औद्योगिक विकास होगा ही। स्टार्टअप इंडिया करेंगे तो भी औद्योगिक विकास होगा। तो डिजिटल इंडिया भी लाएंगे तो भी औद्योगिक विकास होगा। तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। मतलब कि ये सभी जो हैं ये सब औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी होते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है, तो ई आंसर हो जाएगा। इनमें से मतलब कि ये सारे होंगे प्रोत्साहिकी, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि ये सभी हैं औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी, तो ई आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा PURA, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ठीक है,
पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं, ठीक है। पूरा का अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करने का प्रारूप था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करने का प्रारूप भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा अपनी पुस्तक टारगेट 3 बिलियन में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 जून 2012 में शुरू करने की घोषणा की थी। ध्यान रखेंगे, ये काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो वो थे एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, ठीक है। प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करने का ये प्रारूप जो था वो एपीजे अब्दुल कलाम का था, जो भारत के पूर्व मतलब पहले राष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रपति भी बने थे, भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था, तो वो थे मोहम्मद यूनुस, ठीक है। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के विचार को दिया था, तो वो थे मोहम्मद यूनुस, ठीक है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों का एक समूह बनाने से संबंधित है, जिसमें सदस्य अपनी बचत एकत्रित करते हैं और अपने जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास करते हैं। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था। ध्यान रखेंगे, बी आंसर होगा। डिटेल्स को भी थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे तो सारे क्वेश्चन याद होते चलेंगे, और जब भी अगर आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो करते हो जाएंगे, ठीक है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अभी ध्यान में नहीं आ रहा कौन है गवर्नर, ठीक है, देख लेंगे, क्योंकि गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नर फिर अटॉर्नी जनरल, तो ये सब जब भी जाएंगे तो उस समय कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले इन सब का नाम याद होना चाहिए। संजय मल्होत्रा है, कौन है, नहीं ध्यान है। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादन बढ़ाने का रास्ता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादन बढ़ाने का रास्ता है, तो वो है कृषि में उत्पादन बढ़ाने का रास्ता कौन सा, तो कुशल सिंचाई भी होगा, गुणवत्ता युक्त बीज भी होगा, कीटनाशकों का प्रयोग भी होगा, उर्वरकों का उपयोग भी होगा, तो इन उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है। कृषि उत्पादन बढ़ाने का रास्ता, निम्न में से कौन सा एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कुशल सिंचाई भी होना चाहिए, गुणवत्ता युक्त बीज भी होनी चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग भी और उर्वरकों का प्रयोग भी, ठीक है। तो ई आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है, तो मनरेगा का उद्देश्य क्या है, तो मनरेगा जो था उसका उद्देश्य क्या है, परिसंपत्तियों का निर्माण करना भी है, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना भी है, जल प्रबंधन और ग्रामीण आय को बढ़ाना भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी मनरेगा को खत्म करके और जी राम जी करके कोई योजना ला दिया गया है, ठीक है, उसके स्थान पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनमें क्या हो गया, मनरेगा का उद्देश्य क्या था, तो मनरेगा का उद्देश्य था
परिसंपत्तियों का निर्माण करना भी, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना भी, जल प्रबंधन भी और ग्रामीण आय को बढ़ाना भी, मतलब कि ई आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण कर उनकी आजीविका के संसाधनों एवं आय में वृद्धि करना। मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 से की गई। इसके प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के लिए एक वयस्क सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, जो कि अब इसके स्थान पर जी राम जी करके कोई योजना ला दी गई है, प्रोग्राम रूरल, ये क्या बोलते हैं, मनरेगा को समाप्त करके उसी के स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? तो इनमें था कि भारत को शिक्षित करना, ये 2017-18 के अभीष्ट जो बजट लाया गया था, संघीय बजट 2017-18 में अभीष्ट उद्देश्य सम्मिलित नहीं था, तो भारत को शिक्षित करना इनमें उद्देश्य नहीं था। ठीक है, मतलब ऐसा इसमें नहीं बोला गया था, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, उस समय का करंट का क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक 20वीं सदी के 60वें दशक के अंतिम दौर की, निम्न में से कौन सा एक 20वीं सदी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? 60वें दशक मतलब कि हरित क्रांति कब लाया गया था? 1966-67 में लाया गया था ना। हरित क्रांति भारत में कब लाया गया था? 1966-67। ठीक है, 1966-67 मतलब 60वें दशक का अंतिम वर्षों में ही हो गया। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो हरित क्रांति का इनमें से कौन सबसे उचित वर्णन करता है? तो बीज, उर्वरक और जल तकनीक, ये तीनों पे विशेष ध्यान दे करके ही हरित क्रांति लाया गया था। बीज, उर्वरक और जल तकनीक का इसमें इस्तेमाल हुआ था, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में उच्च उपज देने वाले बीज, उर्वरक एवं जल तकनीक का प्रयोग से आई थी। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई तथा भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 1966-67 में हरित क्रांति लाया गया था भारत में। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन नीति आयोग का CEO है? ठीक है, तो अभी जो होंगे ये तो नहीं होंगे कोई भी। ठीक है, कोई भी एग्जाम देने से पहले ये सब डिटेल्स देख लिया करेंगे। ठीक है, कि अभी नीति आयोग के CEO कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष तो होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं अध्यक्ष, बाकी उपाध्यक्ष CEO कौन है, ये सब किसी भी एग्जाम देने से पहले डिटेल्स, या फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, ये सब देख लेना होता है, क्योंकि उस समय करंट में जो होते हैं वही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका pH मान 7 है? तो इनमें से निम्न में से किसका pH मान 7 है? तो शुद्ध पानी का pH मान 7 होता है और उदासीन विलयन का भी pH मान 7 होता है। तो एक से अधिक हो जाएगा, इनमें से A और B दोनों होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक शुद्ध पानी और उदासीन विलयन का दोनों का pH मान 7 होता है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध पानी तथा उदासीन विलयन दोनों का pH मान 7 होता है, तो प्रश्नानुसार विकल्प E सही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। प्रोटियम को हाइड्रोजन 1 भी कहा जाता है,
तथा हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम में प्रोटियम सर्वाधिक मात्रा 99.98% पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, परंतु प्रोटियम में केवल एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन होता है। ध्यान रखेंगे। एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो तरंग दैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रम। ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, एंगस्ट्रम इकाई है किसकी? तो तरंग दैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रम। आवृत्ति को नापा जाता है, तो आवृत्ति को किस में नापा जाता है? तो हर्ट्ज में ना। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, ये आंसर हो जाएगा। आवृत्ति को नापा जाता है तो हर्ट्ज में, ये आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, तो ई आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन, हरगोविंद खुराना, तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो ई आंसर हो जाएगा। देखिए, डीएनए कोशिका के नाभिक में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है जो गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होकर माता पिता से शारीरिक गुणों को संतान में हस्तांतरित करता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिस्चर ने वर्ष 1869 में की थी। डीएनए की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में की थी। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना से संबंधित डीएनए अणु का द्विकुंडलित प्रारूप डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। ये जो था वाटसन, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना से संबंधित डीएनए अणु का द्विकुंडलित प्रारूप डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके लिए बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ये भी पूछा जाता है, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने। लेकिन डीएनए की खोज किसने की थी? तो वो किया था फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी 1869 ईस्वी में। तो इसमें फ्रेडरिक मिस्चर नहीं है, तो एक इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइग्लिसरील क्या है? तो ट्राइग्लिसरील वसा है, सी आंसर हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है वसा है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईईजी किसकी निगरानी के लिए? तो मस्तिष्क की निगरानी के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ईईजी का उपयोग किसके निगरानी के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क की निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम का, ठीक है, मस्तिष्क की निगरानी के लिए। ध्यान रखेंगे, एक काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी रिपीट होता है। ईईजी के प्रयोग किसके लिए? तो मस्तिष्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस जो है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, बी आंसर हो जाएगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन चुनिए। तो इनमें से लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। हाँ, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य जैसे विवग्योर है, VIBGYOR विवग्योर, तो तरंगदैर्घ्य इस तरह से बढ़ता है जैसे भी मतलब बैंगनी का सबसे कम और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, विवग्योर VIBGYOR विवग्योर। तो देखिए इस तरह से तरंगदैर्घ्य बढ़ते जाएगा, बैंगनी का सबसे कम, जामुनिया का उससे ज़्यादा, फिर
नीला का उससे ज़्यादा, हरा का उससे ज़्यादा, फिर पीला का उससे ज़्यादा, फिर नारंगी का उससे ज़्यादा और लाल रंग का सबसे ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से सबसे ज़्यादा तो लाल का तरंग दर सबसे ज़्यादा होता है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है कितना? तो ये हमेशा पूछा जाता है, तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इसमें रख के देखेंगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, C/5 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो ये जब कैलकुलेट करेंगे C का मान 40 रख देंगे तो देखिए 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में, तो यहाँ 40 मान रखें तो 5 अठे 40 और 9 अठे 72, तो 72 और इधर जुड़ेगा 32, तो 4 7 3 10, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ध्यान रखेंगे फॉर्मूला क्या है, तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इससे बदल लेंगे। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में, तो ए आंसर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, इसको फॉर्मूला याद करके और वो करेंगे। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई है वाट है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। विद्युत मोटर में क्या है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में क्या होता है? तो मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है एमीटर से मापी जाती है, बी आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से मापी जाती है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये सभी है तो उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब ई आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सा है? जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रमुख हैं। ये सब घटक हैं ग्रीन हाउस गैसों के। ग्रीन हाउस गैसें प्रभाव उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसें प्रभाव उत्पन्न करती हैं, सभी गैसें जिसमें पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोशिका का शक्ति स्रोत कौन है? तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बी आंसर हो जाएगा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बी आंसर होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति स्रोत पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? सो एड्स जो होता है विषाणु वायरस के कारण होता है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु वायरस के कारण होता है, ध्यान रखेंगे।
आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता जो नापी जाती है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। बी आंसर हो जाएगा। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दाब को व्यक्त करने हेतु अनेक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। एसआई पत्ती में दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। पास्कल भी दाब का मात्रक है। ठीक है, दाब का मात्रक पास्कल या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक न्यूटन और बटे मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। ये आंसर हो जाएगा। 483 ईस्वी पूर्व में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, राजगीर में। ठीक है, उस समय महाकश्यप ने इस संगीति की अध्यक्षता की थी। इस संगीति में बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त विनय नामक 2 पीठकों में विभाजित किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने की थी। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होती है? तो आर्यभट्ट ने की थी व्याख्या। आर्यभट्ट गुप्तकालीन वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं ज्योतिष माने जाते हैं। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनकी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टीय अपनी इस रचना में उन्होंने प्रमाणित किया है कि पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमती है, जिस कारण प्रतिदिन सुबह तथा शाम होती है। आर्यभट्टीय पुस्तक में ही उन्होंने वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरण का वर्णन किया है। शून्य की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। शून्य की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। इन्होंने गणित में सुनिश्चित पाई के मान को भी निरूपित किया था। गणित में सुनिश्चित पाई के मान को भी निरूपित किया। ध्यान रखेंगे, ये किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो वो था पटना। ठीक है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो पटना में शामिल हुए थे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। पटना में, आयोग पटना ही मानता है, बिहार बीपीएससी। ठीक है, बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयोग के द्वारा पटना ही आंसर दिया गया था। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1917 में अपने प्रसिद्ध अस्त्र सत्याग्रह का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम चंपारण बिहार में किया था। ठीक है, यहाँ पर किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसे तिनकठिया पत्ती कहा जाता था। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया और किसानों को 25% राशि व्यापारियों द्वारा वापस करनी पड़ी थी इस आंदोलन में। ठीक है, जब चंपारण में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह किया गया था। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पीसीएस में तो बहुत रिपीट होता है। ठीक है, या अन्य स्टेट में भी पूछे जाते हैं। चंपारण में गांधी जी
को आमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था आमंत्रण। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने दिया था आमंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर के विरोध। ठीक है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का भी विरोध किया था बिहार में। ये आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन मुंगेर, सारण तथा भागलपुर जिलों में काफी सफल रहा। गांधी जी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। डिटेल्स भी थोड़ा देखते चलेंगे क्योंकि आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो कहाँ ऐसा किया गया था? तो बिहार में किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। तो उस प्रदेश का नाम बताना है। तो बिहार में ऐसा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो किस कारणवश? राजनैतिक बंदियों को छोड़ना। ठीक है, ये राजनैतिक बंदियों को छोड़ने। ठीक है, इसके वजह से 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दिया था। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ठीक है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के विवाद पर इस्तीफा दिया था। बिहार सरकार का गठन 1937 के चुनाव के आधार पर हुआ था, जहां के पहले प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, मोहम्मद यूनुस थे। पहले प्रधानमंत्री बिहार के मोहम्मद यूनुस थे। कांग्रेस की ओर से बाद में सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था। कांग्रेस की ओर से बाद में सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था, जिसने राजनीतिक बंदियों के विवाद पर इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है तो इसको ध्यान से करेंगे। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1885 में, 1885 में। सी आंसर हो जाएगा। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में, 1885 में। सी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो कब स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में। ठीक है, 1912 में। डी आंसर हो जाएगा। 22 मार्च 1912 को बंगाल के विभाजन के बाद बिहार राज्य अस्तित्व में आया। उस समय उड़ीसा भी बिहार राज्य में ही शामिल था, लेकिन 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया गया। 1947 में आज़ादी के बाद भी एक राज्य के तौर पर बिहार की भौगोलिक सीमाएं ज्यों की त्यों बनी रही। इसके बाद 1956 में भाषाई आधार पर बिहार के पुरुलिया जिले का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग राज्य बना दिया गया। ठीक है, यह है स्थिति बिहार की। पहली बार
बिहार कब भारत के एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो 1912 में बंगाल के विभाजन से बिहार राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, ई आंसर हो जाएगा। बिहार में किसान सभा आंदोलन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में आरंभ हुआ, जिन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया ताकि किसानों की शिकायतों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा जा सके। इससे जुड़े अन्य नेता थे राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, रामनंदन मिश्रा, किशोरी प्रसन्न सिन्हा, पुष्पोदय शर्मा आदि। अतः स्पष्ट होता है कि बिहार किसान सभा से विकल्पों में दिए गए व्यक्तियों में एक से अधिक जुड़े थे। ठीक है, बिहार में किसान सभा आंदोलन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में आरंभ हुआ, जिन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया ताकि किसानों की शिकायतों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा जा सके। और इसके अन्य जो जुड़े हुए नेता थे ये सब थे। ठीक है, तो इनमें से एक से अधिक हैं, ये लोग सभी थे जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी? तो 1931 में गठित की गई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी। सी आंसर हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1931 में। गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी एवं रामानंद मिश्रा ने वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, लेकिन पटना के अंजुमन हॉल में इसकी औपचारिक स्थापना 1934 में की गई। ठीक है, इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण बने थे। ठीक है, औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी एवं रामानंद मिश्रा ने वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, लेकिन पटना के अंजुमन हॉल में इसकी औपचारिक स्थापना वर्ष 1934 में की गई थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इसमें 1931 आंसर दिया गया था आयोग के द्वारा भी। ठीक है, और औपचारिक कब किया गया? तो 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो वो थे श्री कृष्ण सिन्हा। डी आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो वो थे श्री कृष्ण सिन्हा। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो वो थे श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 में बना था, जिसमें श्री कृष्ण सिन्हा प्रधानमंत्री तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा उप प्रधानमंत्री बने थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। आज़ादी के बाद 1947 में बने मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे तथा अनुग्रह नारायण सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है बिहार केसरी कौन है? तो श्री कृष्ण सिन्हा को ही बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइट्समैन वर्डेन कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइट्समैन वर्डेन कहा जाता है। तो यह किसने कहा था? तो कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1936 में बना था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना तो
1936 में। आयोग भी यही माना था, सी आंसर हो जाएगा। 22 मार्च 1912 को बंगाल के विभाजन के बाद बिहार राज्य अस्तित्व में आया। उस समय उड़ीसा भी बिहार राज्य में था, लेकिन 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया गया। अतः भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1936 में गठित हुआ। ठीक है, आयोग ने अपने संशोधित उत्तर कुंजी में 1936 अर्थात विकल्प सी को उत्तर माना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इनमें से रोहतास, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये रोहतास पठार जो है अपेक्षाकृत पुराना है। नहीं, खड़गपुर पहाड़ियाँ जो हैं, खड़गपुर पहाड़ियाँ अपेक्षाकृत पुरानी है, सी आंसर हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने उत्तर सी दिया है। ठीक है, सी। रोहतास पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ और गंगा, उत्तर गंगा, ये सब तो इससे मतलब नवीन है। खड़गपुर पहाड़ियाँ इनमें सी आंसर हो जाएगा। भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुरानी है, सी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, सी आंसर होगा। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो 9 जिलों से सीमाबद्ध है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो 9 जिलों से। पटना मतलब कि पटना जिला की सीमा कितने जिलों से लगती है? तो 9 जिलों से, ध्यान रखेंगे। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो अधिकांश क्षेत्र बिहार का आच्छादित है कच्छारी मिट्टी से, बी आंसर हो जाएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? तो कच्छारी मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, बिहार में 3 मुख्य प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जो पिडमॉन्ट, दलदली मिट्टी, तराई मिट्टी तथा जलोढ़ मिट्टियां हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंतर्गत आता है, जो गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के अपवाह वाले क्षेत्र से संबंधित है, जिसे कच्छारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को ही कच्छारी मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान, तो निम्नतम साक्षरता दर से बिहार का स्थान क्या है? तो प्रथम है, मतलब सबसे निम्न से होकर के देखा जाए तो बिहार का प्रथम हो जाएगा, मतलब सबसे नीचे है साक्षरता में बिहार। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान तो प्रथम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे नीचे है साक्षरता दर में बिहार। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो वो है द्वितीय। भारत के राज्यों में से जूट की दृष्टि से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो द्वितीय है। पश्चिम बंगाल पहले पे होगा ना, पश्चिम बंगाल पहले होगा, बिहार द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की प्रत्याशा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कृषि ही मुख्य व्यवसाय वो है, कृषि पर ही निर्भरता है बिहार की, तो कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाएं हैं। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, डी आंसर होगा, इसको ध्यान रखेंगे। काफ़ी बार अलग अलग तरीक़ों से शब्द चेंज, मतलब कि सेंटेंस चेंज करके और क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या का घनत्व 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से
किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का है, सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सेंसस को अलग से भी करेंगे, ठीक है, बिहार का भी और इंडिया का भी, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। किसी भी एग्जाम से पहले उसको देख के जाया कीजिए। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार राज्य में लिंगानुपात 918 है, ठीक है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात 918 है। ध्यान रखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो 2006-07 के लिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार प्रकाशित किया गया था, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया? तो 2006-07 के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री बिहार के, ये सब करंट के क्वेश्चन थे उस समय, ये भी करंट के क्वेश्चन थे। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो कृषि में कार्यरत जनसंख्या लगभग 77% उस समय था, 77%, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये भी उस समय करंट से देख के ही जाना होता है ये सब। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर, ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन टाइप से वो करके पूछा गया है। निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया? तो विकास समीक्षा यात्रा में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एनडीएमए ने अप्रैल 2018 में सीबीआरएन इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया? तो वो था एलएनजेपी पटना में किया था, ठीक है। ये सब उस समय का करंट का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? तो किससे? तो तबकात-ई-नसीरी से प्राप्त हुआ है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो तबकात-ए-नासिरी से प्राप्त हुआ है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर सेशन पसंद आता हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो सेक्शन वाइज भी देखते चलिए और फुल लेंथ भी देखिए, ताकि सारा सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज होता चले, ठीक है। यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस का जो भी बनता है उसको देखते चलिए, ठीक है। और सेक्शन वाइज भी सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो उसको करते चलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।